Study of structure of crystalline solids. So we need some mathematical tools to study these crystalline solids. So first tool जो हमें समझना है that is space lattice. Space lattice. So space lattice basically एक regular arrangement of point है in space. So अगर पॉइंट्स अरेंज्ड है इस तरीके से जिसमें जैसे ये मैं एक बना रहा हूँ स्पेस लैटिस, देखिए। तो इस स्पेस लैटिस में डिस्टेंस बिटवीन एटम जो है या डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स है, स्पेस लैटिस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो ये पॉइंट्स की बात करता है। आप बाद में इन पॉइंट्स को एटम आयन से रिप्लेस कर दोगे केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए, फिलहाल पॉइंट समझते हैं। तो एक 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 रेगुलर अरेंजमेंट जो है ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, इसको कहते हैं लैटिस। और जब ये स्पेस में होगा तो उसको कहेंगे स्पेस लैटिस। फिर से समझो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स जो होगा स्पेस में, दैट इज स्पेस लैटिस। यानी कि ये तो 2 डायमेंशनल हुआ। लेट से आपने 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस बनाने का सोचा, तो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस कैसे दिखेगा आपको? तो ये इसमें देखिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है। ये एक मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेस लैटिस है जो एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस में भी इसी तरीके का है, और जेड एक्सिस में भी इसी तरीके का है। तो ये कॉर्नर्स पे आप जो देख रहे हैं पॉइंट, देखिए ये यहाँ पे पॉइंट्स है। ये कुछ इस तरीके का हमारा एक स्पेस लैटिस है। सो 2 डायमेंशन में अगर मैंने बनाया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर 3 डायमेंशन में बनाया, अब रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेम रहेगा, फिर उसके बाद वालों का ये डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए, फिर इसके आगे आप निकलोगे तो फिर वही डिस्टेंस। देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस कहलाता है स्पेस लैटिस, राइट? स्पेस लैटिस, पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर 2 डायमेंशन में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस डी था, इधर भी डिस्टेंस डी था, इस तरीके का मान लो मेरे पास एक अरेंजमेंट है। ये एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में भी। ये जो अरेंजमेंट है इसका नाम है स्पेस लैटिस। यानी पूरा का पूरा वो जो स्पेस है जिसपे पॉइंट्स अरेंज है पूरा इन्फिनिटी तक, दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। दिस इज ऑल्सो अ स्पेस लैटिस। So we can write this is space lattice in 3D and this is space lattice in 2D. अब इस स्पेस लैटिस में से एक सबसे छोटा हिस्सा जिसे आप निकाल लो, जिसको रिपीट करने से पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाए। जैसे इस स्पेस लैटिस में 2D वाला स्पेस लैटिस, इसके अंदर से अगर आप ये सबसे स्मॉलेस्ट एक यूनिट निकाल लो, इसको अगर मैं रिपीट करता जाऊं, आगे बढ़ाता जाऊं, नीचे की तरफ लगाता जाऊं, तो ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट
जिसके रिपीटेशन से पूरा स्पेस लैटिस बन सकता है, इसको कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखें तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन सकता है, उसको मैं कहूंगा यूनिट सेल। तो बताओ कहाँ होगा यूनिट सेल? जैसे ये वाला सेक्शन देखो, अगर हम इस क्यूब को निकाल लें, अगर हम इस क्यूब को अलग निकाल लें और इसको फिर रिपीट करते जाएं हम, तो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे यूनिट सेल। दिस इज द यूनिट सेल। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये जरूरी नहीं है कि स्पेस लैटिस बिल्कुल ऐसा ही दिखे आपको। यहाँ पे स्पेस लैटिस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर है। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अलग अलग हो सकते हैं, बट कुल मिला के हमें समझना है इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो अब हम जरा इसको लिख लेते हैं। ड्रॉ कर लिया अगर हमने, space lattice is the regular arrangement of points in space and forms basis of classification of all structures। और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट आपने देखा, दिस रेगुलर अरेंजमेंट, इसे ही कहते थे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दिस रेगुलर अरेंजमेंट spread over space is the long range order। This regular arrangement spread over the space is the long range order। ठीक है, तो हमने देखा कुल मिला के कोई भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो उसको लैटिस कहेंगे, स्पेस लैटिस कहेंगे। उसका एक सबसे छोटा सा यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन सके, उसे कहेंगे यूनिट सेल। तो नोट कर लिया यहाँ तक हमने। यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखेंगे इसके आगे हम। सेकेंड पॉइंट, यूनिट सेल। थ्री डी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? um, बस बना दिया मैंने, कैसे बनाना है क्या?
पहले बड़ा वाला क्यूब बनाओ, एक काम करो, फिर उसके अंदर में स्मॉलर क्यूब्स बनाना है आपको। इस तरीके से कोशिश करो बनाने की। पहले एक क्यूब बनाओ, फिर उसके अंदर में उस क्यूब को आपको डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में, तो उसके बाद फिर आप डिवाइड करें स्मॉलर पार्ट्स में, राइट। पहले इस तरीके से बनाओ एक क्यूब, फिर इस क्यूब में जो लेंथ है उसको बाइसेक्ट करो, फिर इस तरीके से आप बीच से बाइसेक्ट करो, फिर उसके बाद बाकियों को, है ना। तो एक जो हमारे पास फेस है, फेस कहते हैं इसको, इस फेस को आप हॉरिजॉन्टल और या फिर कहें तो 4 पार्ट में डिवाइड करो एक फेस को। इसी तरीके से हर फेस को आप 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो काम बन जाएगा आपका। तो यूनिट सेल लिख रहे थे हम लोग। यूनिट सेल is the smallest arrangement of points which on repetition generates the whole space lattice. So unit cell is the smallest arrangement of point which on repetition generates the whole space lattice. इसको आप वो स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो जिसको रिपीट करके आप पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बना रहे हो, तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। क्वाइट ऑब्वियसली होना भी चाहिए था। सो लेट से ये आपके पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को अगर आप हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाओगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, और जब आप ऊपर की तरफ इसको रिपीट करेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर चलता चला जाएगा। तो कुल मिला के एक यूनिट सेल को अरेंज करते करते आप पूरा का पूरा क्रिस्टल बना सकते हो। मैं नहीं कह रहा एक ही यूनिट सेल है, ऐसे यूनिट सेल्स को आप जब अरेंज करोगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इसको बोलते हैं स्टैकिंग, एक के ऊपर एक रखते जाओ, एक के साइड में एक रखते जाओ, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा आपके लिए। वैसा ही है जैसे कि ब्रिक जो होता है, ईंट जो होती है, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउसेस। तो ईंट एक के ऊपर एक लगाते चले जाते हैं हम और घर बना लेते हैं उससे, तो ब्रिक वॉज द बिल्डिंग ब्लॉक हियर। उसी तरीके से यूनिट सेल जो है दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ स्पेस लैटिस। जनरली जो सबसे स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट होता है उसको यूनिट सेल कहा जाता है, बट कई बार आप देखते हैं कि आप एक थोड़ा बड़ा अरेंजमेंट ले लेते हो स्मॉलेस्ट से, ताकि आपको आसान हो रिप्रेजेंट करने में, जिसमें सिमेट्री ज्यादा हो। वो सेकेंड पॉइंट में लिखा देता हूँ। जनरली यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ स्पेस लैटिस, but sometimes a slightly bigger element can be taken as unit cell to make calculations easy. To make calculation easy, and will be representing the symmetry of lattice.
कुल मिला के बात इतनी सी है कि पूरा का पूरा हमारा मर्जी है. सो वी कैन राइट दैट इज द चॉइस ऑफ यूनिट सेल depends entirely on our convenience. ये तो हुई थ्योरी की बात. अब दो तरीके के यूनिट सेल भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं. यूनिट सेल भी दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, दो तरीके के होते हैं. एक अगर आपने लिया जहां पे, अगर मैं लिखूं यहां टाइप्स, या इधर जगह नहीं, अलग से लिख लेंगे अपन. आप यहां तक नोट करिए. देन अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, तो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होगा प्रिमिटिव. प्रिमिटिव ऐसा यूनिट सेल है जिसमें आपको लैटिस पॉइंट्स फाउंड ओनली एट कॉर्नर्स. एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव. और इसको कहते हैं सेंटर्ड. नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड. सो व्हेन लैटिस पॉइंट्स are found at the corners as well as inside the unit cell. So लैटिस पॉइंट्स बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जिन पॉइंट से मिलके हमारा स्पेस लैटिस बना. So let's say this is our unit cell. तो यूनिट सेल के जो जिन पॉइंट से बना होता है, जैसे पॉइंट्स यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7. तो इन पॉइंट्स को आप कहोगे लैटिस पॉइंट्स, जिनसे मिलके हमारा यूनिट सेल बना है. अगर लैटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे हो, जैसे कि यहाँ पे इस फेस के बीचों बीच, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये पीछे भी है, तो ऐसे अगर ये और भी जगह पे होगा कॉर्नर्स के अलावा, तो इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव. ऐसे भी हो सकता है. दैट कॉर्नर्स पे हो और इसके अलावा बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच में हो, मतलब क्यूब के आपके बीचों बीच में हो, तो दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में क्या होगा, दैट लैटिस पॉइंट्स सिर्फ कॉर्नर पे होगा, सिर्फ कॉर्नर पे अगर लैटिस पॉइंट्स हैं आपके, तो इसे कहेंगे प्रिमिटिव. कॉर्नर के अलावा अगर और भी जगहों पे है तो उसे नॉन प्रिमिटिव कहते हैं. दो तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं.
ओके, अब आप यूनिट सेल को से पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बनाओगे कैसे? तो आपको करना ये है कि जो आपका यूनिट सेल है उसको आप उसके पैरेलल उतनी ही, जितना उसका एज लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ले जाके रख दो। फिर उसके बाद उतना ही डिस्टेंस ले जाके रख दो एज लेंथ के अलोंग आप इसको, या ऊपर की तरफ या साइडवेज या पीछे की तरफ। इस तरीके से आप अरेंज करते चले जाते हैं। इक्वल डिस्टेंस जितना कि इसका एज लेंथ, उतना ही डिस्टेंस आप रखते चले जाएंगे। स्टैक करते चले जाते हो जब आप एक तरीके से एक के ऊपर एक रखते चले जाते हो, एक के बगल में एक रखते चले जाते हो, तो आपका पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बन जाएगा। अब जब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हो तो आप बोलते हो कि देखो लैटिस पॉइंट तो एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, यूनिट सेल एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। हम यहाँ पे अगर सॉलिड्स को पढ़ रहे हैं तो उस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे लैटिस पॉइंट से, यानी कि एटम्स या आयंस को रिप्लेस कर देंगे इन लैटिस पॉइंट से। जब आप मैथमेटिकली पढ़ रहे हो तो पॉइंट है, वो पॉइंट का कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता, बट जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बताओ, यहां तक नोट कर लिया आपने? क्या यहां तक हो गया हमारा? हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था कि स्पेस लैटिस is a is strictly a geometrical concept and represent a three-dimensional translation of the center of gravity of units of pattern in the crystal। हम यहाँ कह रहे हैं कि बेसिकली स्पेस लैटिस जो है वो एक थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशन है पैटर्न ऑफ क्रिस्टल, मतलब यूनिट सेल का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। सो वी कैन से दैट दीज यूनिट जिनको आप जिनका आप अरेंजमेंट देखते हो कैन बी, पहला, इन मेटल्स एंड इनर्ट गैसेस, each lattice point may be position of atom। दैट मीन्स अगर मेटालिक सॉलिड है या फिर इनर्ट गैस है तो हर लैटिस पॉइंट की जगह आप एक एक एटम इमेजिन कर सकते हो। सो एक क्यूब अगर आप इमेजिन करो तो उस क्यूब के कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स है अगर, तो उन कॉर्नर पे आप हर लैटिस पॉइंट की जगह एक एक एटम इमेजिन कर सकते हो अगर आप मेटल्स या इनर्ट गैस के सॉलिड को स्टडी कर रहे हो। अगर हमारे पास ऐसे देखने को मिलता है, अगर हमारे पास एक मिथेन का सॉलिड हो, मिथेन जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हो, इन क्रिस्टल ऑफ मिथेन each lattice point each lattice point may be represented as center of मीथेन मॉलिक्यूल, यानी कि
मिथेन मॉलिक्यूल का अगर क्रिस्टल है तो उसमें मिथेन यानी कि पूरा का पूरा CH4 यूनिट को आप एक लैटिस पॉइंट की जगह इमेजिन कर सकते हो, यानी कि हर लैटिस पॉइंट पे एक एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया हमारा लैटिस पॉइंट। देन अगर हमारे पास लेट से आयनिक सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल है, तो आयंस जो होंगे जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो Na प्लस और Cl माइनस जो होंगे वो अब हमारे लैटिस पॉइंट्स हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम, इन ionic crystal the lattice point the lattice points may be represented may represent ions or ion pairs. In ionic crystal, the lattice point may represent ion or ion pairs. तो आयंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस लैटिस लैटिस पॉइंट से आयंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन हम एक टर्म लिख लेते हैं यहाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें, इट इज defined as the number of nearest neighbor or touching particles with other particles present in a crystal is called its coordination number. So basically अगर हमारे पास एक एटम है या एक आयन है तो इसके सबसे करीब कितने और एटम्स हैं ऐसे, या कितने और ऐसे एटम्स होंगे, कितने और एटम्स हैं, नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसके, यानी कि पड़ोसी कितने हैं इसके, या कांटेक्ट में टच हो सकते हैं या फिर नियरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे कितने हैं एटम्स या आयंस, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, यानी कि इसके लिए देखना चाहता हूँ, ये हमारा वो एटम है जिसके लिए आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर में 4 हैं, यानी इसके नियरेस्ट नेबर 4 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने एक जगह और पढ़ा है जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा था नंबर ऑफ कितने जगह से लिगेंड्स सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। थोड़ा सा यहाँ पे अलग है डेफिनेशन, यहाँ पे हम कहते हैं नियरेस्ट एटम्स कितने हैं इसके, या फिर नेबरिंग एटम्स कितने हैं, या कितने एटम्स कांटेक्ट में हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। हम इसको इस तरीके से समझेंगे। हो गया।
वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल लैटिस। वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल लैटिस, इसमें हम पढ़ रहे होंगे स्क्वायर एंड हेक्सागोनल पैकिंग। सो अगर हम वन डायमेंशन में देखें, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस। सो पॉइंट्स एक डायमेंशन में एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हो हमारे लैटिस पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी सेम बिकॉज लॉन्ग रेंज ऑर्डर चाहिए। अब इस स्पेस लैटिस को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर की जरूरत होगी, और वो होगा लेंथ। अगर मैं कहूं व्हाट इज द यूनिट सेल हियर, तो ये यूनिट आप यहां से निकाल लो, दिस विल बी द यूनिट सेल। क्योंकि इसको स्टैक करते जाओ, लगाते जाओगे, तो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस आपको मिल जाएगा। सो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली separated space lattice in one dimension will represent अगर हम एक पॉइंट को यूनिट सेल लेंगे तो कितना डिस्टेंस पे मेरे को अगला वाला पॉइंट लगाना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा हमें? और फिर अगर वो डिस्टेंस पता नहीं चलेगा तो फिर अरेंजमेंट कैसे होगा? वी नीड दिस डिस्टेंस पैरामीटर, नहीं तो आप अगला पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ, यहाँ या यहाँ? कहाँ लगाएंगे आप अगला पॉइंट? प्रॉब्लम वहां पे ये है, इसलिए आपको दो पॉइंट्स का यूनिट सेल लेना पड़ेगा, बिकॉज एक यूनिट सेल में वो सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो आपको जरूरत पड़ता है पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बनाने के लिए। पॉइंट क्लियर है? विल रिप्रेजेंट 1D lattice and only one parameter is needed to describe it। और वो एक पैरामीटर जो है वो कौन सा पैरामीटर है? वो है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वाला पैरामीटर। मैं यहां बना देता हूं, दिस इज द यूनिट सेल। देन हम टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस पे आएंगे। वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस में इतना ही था। नोट कर लिया था या नहीं किया था? टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस,
ओके, सो टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस के लिए आप देखेंगे दैट एक प्लेट में आप अरेंज कर रहे हो, सो वी कैन से रेगुलर अरेंजमेंट इन अ प्लेन, एंड यहाँ पे सिर्फ 3 पैरामीटर चाहिए आपको, 3 पैरामीटर्स आर नीडेड, ताकि आप टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस को बता सको, जिसमें से 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स लेट से ए एंड बी है, एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम लेट से मैंने कहा गामा एंगल है उनके बीच में। तो 3 पैरामीटर, 2 साइड्स के पैरामीटर चाहिए और एक एंगल का पैरामीटर चाहिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे अगर बनाना है तो वो होगा स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल के अंदर में ए इक्वल टू बी होगा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, दैट इज ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लेटिस पॉइंट्स है 1 2 और 3 4, ये 4 कॉर्नर्स पे जो लेंथ है यहाँ पे ए एंड इधर है बी, और इन दोनों ए और बी के बीच में एंगल है गामा यहाँ पे 90 डिग्री। ये हुआ हमारा स्क्वायर यूनिट सेल। किस टाइप ऑफ यूनिट सेल है अगर आपसे कहें तो वी कैन से दैट दिस इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, बिकॉज कॉर्नर्स पे ही हैं सिर्फ हमारे। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। Second type of unit cell is rectangle unit cell. Now rectangle unit cell के अंदर में आपको देखने को मिलेगा A is not equal to B है and angle between them is 90 degree. So A and B and angle between A and B is 90 degree. This is a rectangle unit cell. इसे भी आप कंसिडर करेंगे प्रिमिटिव टाइप। Then third type is hexagonal unit cell. तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में A इक्वल टू बी एंड गामा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि इसके बीच का एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री ले रहे हैं। सो हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाने के देखिए तरीके जो हैं वो आपको एक तो आपको इस तरीके का दिख सकता है। सो A इक्वल टू बी
और इनके बीच एंगल है 60 डिग्री। तो हेक्सागोनल इसको इसलिए कहते हैं, देखिए इसको आप ऐसे जरा देखिए। सो अगर ये इस तरीके का मैं बनाऊं तो इसके अंदर में 1 2 और 3, जैसे ये 3 है, 3 हमारे पास आप देखिए इस तरीके से ऐसे स्मॉल यूनिट है। तो जब मैं इसको अपना यूनिट सेल ले लेता तो ये है तो यूनिट सेल, सारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बट इसको सिमेट्रिकली ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमने क्या किया, ऐसे तीन यूनिट्स जोड़ के एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बना लिया है। दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा नहीं है ये, लेकिन ये मोर सिमेट्रिक था, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसे भी प्रिमिटिव कहते हैं। अगर आप फर्स्ट वन को ड्रॉ करेंगे तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल कंसिडर होगा। सो लैटिस पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे? हेक्सागोनल में ये 4 लैटिस पॉइंट्स थे। अगर आप इसको देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला पॉइंट। फोर्थ इज, अच्छा इसमें जब लिखोगे तो प्रिमिटिव टाइप है, इसको लिखोगे तो क्या ये प्रिमिटिव टाइप है? जो सेकंड वाले तरीके से अगर आपने लिखा तो क्या ये प्रिमिटिव टाइप है? तो आप देखिए कि आपके यूनिट सेल के बीच में एक पॉइंट आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपने कौन सा लिया, ये लिया है, तो नॉन प्रिमिटिव होगा। और अगर आपने पहले वाले तरीके से बनाया है तो प्रिमिटिव कहलाना चाहिए। हेक्सागोनल 2 तरीके से बनाया जाता है, उसमें से एक प्रिमिटिव है, एक नॉन प्रिमिटिव है। फोर्थ वन इज रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल में a equal to b and the angle between them is not 90 degree and not 60 degree. सो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा। ओके, तो इसमें अगर आप ये यूनिट सेल चुनना चाहते हो तो आप ऐसे चुन सकते हो। एक तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि ये रहा मेरा ये यूनिट सेल, और इसका एक और तरीका आप ऐसे कह सकते हो दैट अगर मैं इसको देखो, देखो ध्यान से समझो, जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, इस यूनिट सेल की बात करूँ अगर मैं, तो इसके बीच में यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये 2 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है।
रोम्बिक यूनिट सेल। एक तो ये सिंपल वाला है, ये जो अगर सिंपल वाला आपने लिया तो ये प्रिमिटिव टाइप का होगा, लेकिन अगर ये सेकेंड तरीके से लिया तो ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं इसमें आपको। आ, इतना इसमें जगह नहीं है, इधर बना देता हूँ। तो लेट से ये मेरा स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस में आप हेक्सागोनल अगर निकालना चाहते हो, हेक्सागोनल देखना चाहते हो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम्म, नहीं, इसमें हेक्सागोनल नहीं आ पाएगा लग रहा है। इसमें बस एक ही तरीके का यूनिट चला सकता है, देखो वो ये है कि अगर हम इन चार पॉइंट्स को जोड़ दें और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर पैकिंग। इसमें आप हेक्सागोनल नहीं ला सकते। हेक्सागोनल क्यों नहीं ला सकते ये मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ स्क्वायर आ सकता है बिकॉज डिस्टेंस डी है यहाँ पे, लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज भी। तो स्पेस लैटिस के अंदर में से आपने ये यूनिट सेल इस तरीके से देखना होगा। यहाँ पे जैसे आपने दूसरा यूनिट सेल देखा था, रोम्बिक यूनिट सेल, दिस वन इज स्क्वायर यूनिट सेल। देन पांचवे टाइप का यूनिट सेल टू डायमेंशन में होगा पैरेललोग्राम। इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसको आप कह सकते हो दिस इज मोस्ट unsymmetric case. This is the most unsymmetric case तो ये कुछ इस तरीके से आप बना A, B, lattice points are at the corners. This is also a primitive type. देन आते हैं हम, ये हो गया मैथमेटिकल कंसेप्ट सीख लिया हमने थोड़े बहुत। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे। सो दो तरीके से हम सॉलिड्स को देख सकते हैं। पहला जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। Solid having only one type of particles, जैसे कि हम मेटालिक सॉलिड की बात करें, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, या कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड की बात करें, इन तीनों में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा
तो इन तीनों को हम एक तरीके से पढ़ सकते हैं, और दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स को, जहां पे एक कैटायन अलग होगा, एनायन अलग होगा। तो इसमें आपको करना ये है कि आपको जो भी हमारा पार्टिकल है सॉलिड का, उसको एक स्फीयर इमेजिन करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा एक स्फीयर, और लेट से स्फीयर का रेडियस था आर, आर रेडियस का एक स्फीयर था, और ये एज्यूम करना होगा हमें दैट देयर इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स, यानी दो स्फीयर्स के बीच में अट्रैक्शन है। सो और अगर आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए आपको जो दो आपने पार्टिकल्स लिए हैं उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम रखना होगा, और सेपरेशन मिनिमाइज करना होगा। सो ये कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी पड़ेंगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड by a sphere of radius r. We assume that there is only attraction force existing between those spheres in order to get maximum stable arrangement of these particles. The separation should be minimum. Separation between the particles obviously should be minimum. That means अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो उनको आप अरेंज कैसे करेंगे? इस तरीके से सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो सके, और फिर ये इस तरीके से तीसरा होगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो लिखें इसके आगे, नोट करिए यहां तक। ओके, लिखें। पहला शुरू कर रहे हैं इसमें हम, अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में अगर अरेंज करना है यहाँ पे हमें पार्टिकल्स को, तो सबसे स्टेबल वे जो होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो ये है कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम। अब अगर इसके अंदर से मुझे यूनिट सेल निकालना हो, तो देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस जो है वो मैं d कह दूं,
तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाला ये हिस्सा जो होगा, दिस विल बी द यूनिट सेल, बिकॉज इनको आप स्टैक करते जाओ, देखो एक के पीछे एक लगाते चले जाओ, तो आपको पूरा का पूरा ये वन डायमेंशन वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा। यहाँ जो लैटिस पॉइंट से देखिएगा, उन लैटिस पॉइंट्स को आपने कहा कि दे आर एटम्स और आयंस, जो भी है ये पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच इनका रेडियस कुछ तो होगा, लेट द रेडियस बी आर। तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस डी हियर, डिस्टेंस डी आर के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो डी विल बी इक्वल टू 2r। दिस इज द यूनिट सेल। और थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लीजिए, इन वन डायमेंशन it is possible to arrange the spheres in only one stable way. This is the position with minimum separation and minimum potential energy। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं पार्टिकल्स को अरेंज कर दूं ऐसे वन डायमेंशन में, इस तरीके से भी तो अरेंज कर सकते थे, तो अब आप इतना जो गैप रख रहे हो, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन फोर्स, ये आपने एज्यूम कर लिया है, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये इतना जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपने लिया है, इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर अगर बनाया है आपने, तो दिस शुड हैव बीन नॉट स्टेबल। अगर हम सिर्फ वन डायमेंशन के हिसाब से देखें, तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस अरेंजमेंट शुड हैव बीन नॉट स्टेबल। तो यहाँ जो यूनिट सेल आता वो कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता डी शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू 2r, या 2r प्लस कुछ तो एक बीच में जो गैप है वो x, इस तरीके का होता। ये नॉट स्टेबल है तो इसको अपने को पढ़ना ही नहीं है, जो स्टेबल फॉर्म है उसकी ही बात करेंगे। हो गया, नोट कर लिया हमने। देन आते हैं हम अरेंजमेंट इन 2D में। अरेंजमेंट इन 2D, तो टू डायमेंशनली अरेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वन डायमेंशन वाली जो पैकिंग थी, उससे ही हम दूसरे टू डायमेंशन पे पहुंचेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूं स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट, तो स्क्वायर अरेंजमेंट में आपने करना ये है कि वन डायमेंशन वाली पैकिंग जो थी, इसी पैकिंग को इसके नीचे स्टैक कर देना है, इसके नीचे लगा देना है। मतलब ऐसी ही पैकिंग आपने अगले लेयर में भी कर दी
फिर उसके नीचे भी आप उसी तरीके से, और ये इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें यूनिट सेल के लिए, तो आप 1 2 और ये 3 4, ये 4 जो हैं, इनमें अगर आप सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके इस हिस्से को निकाल लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज द यूनिट सेल। अगर स्फीयर्स का रेडियस r है और इसे मैं कहता हूं एज लेंथ a मेरा एज लेंथ है इस यूनिट सेल का, तो a होना चाहिए 2r के बराबर। तो हमने 1 डायमेंशनल पैकिंग को ही एक के ऊपर एक लगा दिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एरिया देखें, एरिया ऑफ द स्क्वायर या एरिया ऑफ यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा एज लेंथ a यानी कि a स्क्वायर, और a कितना है 2r के बराबर, तो 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। और एक जो एक पूरा का पूरा हमारा इस तरीके का जो एटम था, इसको आपने फर्दर अगर आप देखें तो ऐसे ये वाला हिस्सा अंदर है और ऐसे ही 4 हैं। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ एटम इन यूनिट सेल, एरिया ऑफ एटम इन यूनिट सेल यानी इस यूनिट सेल में एरिया ऑफ एटम कितना है, तो ऐसे 4 यूनिट थे और हर एक यूनिट का कितना था, तो ये 1/4 था, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे यूनिट सेल में एक्चुअल एरिया जो कि हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई किया वो है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म हम लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि कितना एक्चुअल में एरिया या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा एटम इन द यूनिट सेल, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। That is fraction of area occupied by sphere. Fraction of area occupied by sphere. So this will be ratio. जो actual area occupy कर रहा है वो है पाई आर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द यूनिट सेल अगर आप देखें so that is 4r square. So this comes out to be पाई बाई 4, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.78% में निकालेंगे तो 78% इज द पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन बता रहा है हमें एरिया ऑफ द स्फीयर्स अपॉन एरिया ऑफ द यूनिट सेल। जब हम 3 डायमेंशनली पढ़ेंगे तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। तो 78% पैकिंग फ्रैक्शन है, इसका मतलब 78% इस यूनिट सेल का एरिया एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं या स्फीयर ऑक्यूपाई कर रहा है। बचा हुआ 28% एरिया खाली है, दैट इज वॉइड है, वहां पे खाली है, वो खाली जगह जो दिख रही है वो 28% एरिया यहाँ पे खाली है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगर आपसे हम पूछें कि इस स्क्वायर पैकिंग में व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक स्फीयर को देखिए, एक स्फीयर कितने स्फीयर्स के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक स्फीयर 1 2 3 4, 4 स्फीयर के कांटेक्ट में है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखें यहाँ, सो दैट विल बी 4। ऑल्सो स्क्वायर अरेंजमेंट को हम एक पुअर अरेंजमेंट कहते हैं। ये बहुत अच्छा पैकिंग, क्योंकि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कम आ रहा है, पुअर अरेंजमेंट।
नोट कर लिया हमने। अगला लिखिए सेकेंड वन is hexagonal arrangement. Hexagonal arrangement is a better arrangement तो आपको हेक्सागोनल बनाने के लिए करना यह है कि वन डायमेंशन वाली जो पैकिंग थी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। जो पहली पैकिंग थी उसके नीचे जो सेकेंड पैकिंग आएगी उसको आप बिल्कुल उसके नीचे नहीं रखो पहले वाले स्फीयर के। आप जो फर्स्ट वाले में जो वॉइड बन रहा था उसमें आप लगाएंगे नेक्स्ट वन को इस तरीके से। देखिए और फिर अगले वाले लेयर को फिर इसी तरीके से आपको इनके बीच जो वॉइड बन रहा है वहां पे आपको फिट करना था। ओके देन नेक्स्ट वन को फिर उसके वॉइड में। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा पैकिंग जो आएगा इसको कहते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट। अब हेक्सागोनल अरेंजमेंट के अंदर में यूनिट सेल कैसे देखेंगे आप। देखिए यहां से यहां फिर यहां फिर यहां और यहां और यहां। नहीं देखा, ये देखो तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल पैकिंग यहाँ पे। नाउ डिस्टेंस देखेंगे अगर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट से आप देख रहे हो तो इसको आपने कह दिया ए आर और यहां से आर तो दैट मीन्स ए इक्वल टू 2r यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ हेक्सागोन देखें या एरिया ऑफ यूनिट सेल देखें, देखिए यूनिट सेल क्या था, आपने जो हेक्सागोन था वो था आपका यूनिट सेल। और यहाँ बीच में एक स्फीयर है इस तरीके का। तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल देखिए एज लेंथ यहाँ पे है, एज लेंथ है यहाँ पे ए। तो एज लेंथ ए से आप हेक्सागोन का एरिया कैसे निकालें, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से ट्राइंगल्स में। तो ऐसे 6 ट्राइंगल हो जाएंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एज लेंथ होगा हाँ तो मैं बता रहा था 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए देखो, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एज लेंथ ए है तो बताओ जरा एरिया कितना होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया विल बी 6 इंटू एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज हाउ मच √3/4 ए स्क्वायर। अगर आप ए को आर से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 4r²। तो बताओ एरिया ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए। देखिए ये वाला जैसा एक आप देखें तो ये 1/3 है पूरे के पूरे स्फीयर का, पूरा का पूरा स्फीयर ऐसा होता, इसका 1/3 है। ऐसे कितने हैं आपके पास 6 इंटू 1/3 इंटू πr²। और एक स्फीयर जो कंप्लीटली इनसाइड है उसका कितना हो जाएगा πr²। इनको जोड़ दें अगर आप तो ये हो जाएगा 3πr²। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा फिर
पैकिंग फ्रैक्शन देखो, एरिया ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये हो जाएगा 3 πr² अपॉन अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 6, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √3 πr²। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 π/6 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये 0.91 आता है, यानी कि 91%। तो इस पैकिंग में आप देख पा रहे हैं 91% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 9% स्पेस खाली है, जबकि इसके पहले वाले में आपने देखा था 78% पैकिंग फ्रैक्शन था। तो जिसमें ज्यादा अच्छा पैकिंग आएगा, ज्यादा अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, उसको ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट कहा जाता है। इसलिए आप कह रहे थे कि स्क्वायर पैकिंग एक पुअर पैकिंग थी, क्योंकि वहां पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब से आप कह रहे हो पुअर पैकिंग। और हेक्सागोनल अरेंजमेंट को आप बेटर पैकिंग अगर कह रहे हो तो वो इस वजह से कह रहे हो बिकॉज पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। तो ये हुआ हेक्सागोनल पैकिंग। तो दो तरीके से पैकिंग देखने को मिलती है। आप चाहो तो वर्ड्स में इसको लिख लो कि क्यों इसको आपने बेटर पैकिंग कहा, या इसको आपने क्यों बेटर अरेंजमेंट कहा। बिकॉज ऑफ बेटर पैकिंग in hexagonal packing than square packing. Hexagonal packing is better way of packing. ओके चलो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम। इसके आगे हम 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस पे पहुंचेंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग करना शुरू करेंगे हम।